नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 17 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। इसमें हम लोग 3 न्यूज़ को कवर करेंगे। एक टेरिटोरियल आर्मी जो होता है, जिसको क्षेत्रीय आर्मी भी कहा जाता है, उसमें महिलाओं की भर्ती की अनुमति अब दे दी गई है। इस न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। दूसरा जो न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बिहार इलेक्शन के पश्चात से पक्षपात का आरोप लगा है, तो इसको ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे विदाउट पॉलिटिक्स। और तीसरा जो न्यूज़ कवर करेंगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम के लिए, जिसमें भारत में पहली बार ड्रोन सिटी और उसके अलावा अंतरिक्ष सिटी बनाया जा रहा है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कहाँ कहाँ पर बनेगा और क्या होता है ये, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। इन टॉपिक पर अगर पूछा जाता है तो आप एग्जामिनेशन में लिख सकें। आपको याद होगा शायद कि जब लोकसभा में और देश के जो विधायिका है उसमें महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जो कि 2026 से शायद लागू होना है या उसके बाद से, तो उसका सवाल जो है वो पिछले साल 70 बीपीएससी मेंस में पिछले ही महीने जो हुआ है, अप्रैल महीने में हुआ है 70 बीपीएससी मेंस, उसमें यह सवाल पूछा गया। तो 70 बीपीएससी मेंस में कब का सवाल पूछा गया? तो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, जो कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी पहले किया गया था। तो इसलिए अगर ये आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टेरिटोरियल आर्मी के बारे में, तो हो सकता है 71 बीपीएससी मेंस से पूछ ले, 72 बीपीएससी में पूछ ले, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या है ये टॉपिक। तो टेरिटोरियल आर्मी, सबसे पहली बात तो यही नहीं पता होगा बच्चों को, प्रादेशिक सेना किसको कहा जाता है, और इसी में भर्ती महिलाओं का शुरू किया गया है। ये भारत सरकार ने बोला है और न्यूज़पेपर ने बनाया कि भाई एक और दीवार जो है महिलाओं के लिए टूट गई है। देखिए क्या होता है टेरिटोरियल आर्मी, इसकी स्थापना किसने की थी, कब से शुरुआत है, अब ये सब भी इम्पोर्टेंट हो गया है। तो टेरिटोरियल आर्मी, जिसको प्रादेशिक सेना कहा जाता है, औपचारिक शुरुआत 9 अक्टूबर 1949 को हुई थी। 9 अक्टूबर 1949 ईस्वी। ओके, ये आप पहली चीज़ को याद रखेंगे। इसकी स्थापना भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, उसमें भारत के संविधान का निर्माण का काम चल रहा था। हमारा संविधान का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उस समय गवर्नर जनरल, जो पहले अंग्रेज हुआ करते थे, माउंटबेटन के पश्चात से पहला भारतीय गवर्नर जनरल भारत में नियुक्त किया गया, जिनका नाम था श्री राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी महोदय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि उस समय भारत के गवर्नर जनरल वही थे। इसके बाद भारत के संविधान का निर्माण होगा, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं, और तब से 9 अक्टूबर का प्रतिवर्ष टेरिटोरियल आर्मी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अभी जो है नवंबर महीने में इसको क्या किया गया है, तो इसमें महिलाओं को भी अब अनुमति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद से आर्म फोर्सेज में महिलाओं के कमीशन के लिए भी पिछले साल ही अनुमति दे दी गई थी। अब तो टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं का प्रवेश होगा। क्या है ये, इसको ज़रा समझेंगे। उससे पहले देखिए क्या है कि टेरिटोरियल आर्मी 1948 के प्रादेशिक सेना अधिनियम के पारित होने के बाद अस्तित्व में आई थी। कब से? 1948 में टेरिटोरियल आर्मी एक्ट भी बनाया गया, उसके पश्चात से यह जो है अस्तित्व में आया, जिसने कार्यरत नागरिकों को अंशकालिक सैन्य सेवा के माध्यम से देश की रक्षा करने की अनुमति दी गई थी। अब होता क्या है टेरिटोरियल आर्मी, पहले ये तो समझाइए हमें, होता क्या है ये। तो यह प्रादेशिक सेना होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है। भारतीय सेना की एक अभिन्न सहायक इकाई है। यह भारतीय सेना की एक अभिन्न सहायक इकाई के रूप में काम करता है, जो स्वयं सेवर वॉलेंटियर जो होते हैं, पूर्णकालिक सैन्य सेवा में शामिल हुए बिना भी देश की रक्षा में योगदान करने का अवसर दे, इसी को टेरिटोरियल आर्मी कहा जाता है। ये लाइन गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, अंतिम लाइन, इसको इग्नोर कीजिएगा, यह लाइन गलत मिसटाइप हुआ है। दरअसल में है क्या, आप अपना जो काम कर रहे हैं, आप कोई पेशा में हैं, आप कोई जॉब में हैं, तो वो आप जॉब करते रहिए, उसके साथ में टेरिटोरियल आर्मी में ट्रेनिंग दी जाती है। आपदा के समय में या इमरजेंसी में, मान लीजिए किसी देश में युद्ध का कंडीशन बन जाए, तो उस दौरान आपको बुलाया जा सकता है सेवा के लिए। आर्मी में आपकी पोस्टिंग तभी होगी जब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए या सरकार को ज़रूरत महसूस होगी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर से पहले देश भर में मॉक ड्रिल किया जा रहा था कि अगर भारत में कहीं पर भी बॉम्ब अटैक होता है, कहीं पर भी कोई मिसाइल अटैक होता है,
तो उस दौरान क्या करना है, कैसे करना है, इसको लेकर के मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा था। तो उस मॉक ड्रिल को आयोजित करने में टेरिटोरियल आर्मी जो है जो कई जगहों पर उनको लगाया गया था। लोग अपने अपने जॉब में रहते हुए भी आर्मी का ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ में ज़रूरत पड़ने पर आप देश की सेवा के लिए शामिल हो सकते हैं। इसी को टेरिटोरियल आर्मी सामान्य भाषा में कहा जाता है। जरा और अच्छे से समझते हैं। यह नागरिक सैनिकों से बनी है। प्राकृतिक आपदा के दौरान नियमित सेना को स्थिर प्रतिष्ठानों के प्रशासन मदद करने, नागरिक प्रशासन को सहायता करने और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए टीए को बनाया गया है। इसका उद्देश्य नियमित सेना की कमी को पूरा करना, युद्ध जैसी स्थितियों में सहायक भूमिका निभाना, ये इसका मुख्य काम होता है। संरचना दो प्रकार की होती है। एक विभागीय इकाई होता है, रेलवे, तेल क्षेत्र, डाक सेवा जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े हुए इनका टेरिटोरियल आर्मी अलग होता है। जैसे रेलवे टेरिटोरियल आर्मी होगा, ओएनजीसी टेरिटोरियल आर्मी होगा, तो इनका अलग होता है। और एक गैर विभागीय होता है, इन्फेंट्री बटालियन, पैदल सेना बटालियन जैसे अन्य सभी इकाइयाँ भी इसमें बनाई जाती है। जिस प्रकार से एक एनसीसी आपने नाम सुना है क्या, नेशनल कैडेट कोड, हम लोग स्कूल में होता था, हमने ट्रेनिंग भी किया था 1 साल, उसका छोड़ दिया था। तो उसी प्रकार से ये भी होता है, टेरिटोरियल आर्मी भी होता है उसी प्रकार से, जिसमें आपको जा सकते हैं अपने जॉब में रहते हुए। आप देश की सेवा के लिए जब ज़रूरत महसूस होगी तो आपको बुलाया जा सकता है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब इसमें महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है और महिलाओं का भी प्रवेश इसमें होगा। दूसरा ये टॉपिक है, ये वही है जिसमें बिहार में इलेक्शन के पश्चात से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में बहुत बड़े स्तर पर पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं। कई सारे चीज़ें सही भी हैं और कई सारी चीज़ें आरोप हैं। हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे बिना किसी भी पॉलिटिक्स के। हुआ क्या है दरअसल में कि एनडीए गवर्नमेंट जो है उसने 200 से ज़्यादा सीटें प्राप्त की है और जो महागठबंधन था उसको उम्मीद थी कि हमारी विजय होगी और हम जीतेंगे, हमें बहुमत प्राप्त होगा। और तीसरा जो है और भी कुछ पार्टियां थी जैसे जन सुराज या इत्यादि इत्यादि पार्टियां भी थी, यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी, उनको भी कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसके बाद से ये आरोप लग रहा है। उससे पहले अगर माहौल हम लोग देखें तो कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली को लेकर के, महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने आरोप लगाया था और इसके साथ ही कुछ दिन पहले ही उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब नाम दिया था। और हरियाणा इलेक्शन में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से धांधली की जाती, वोट चोरी की जाती है और उसमें उन्होंने सरकार से भी ज़्यादा आरोप किस पर लगाया था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाया था। अब आप किसी की बात को माने न माने, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कुछ बोल रहे हैं, भले वो गलत हो सही हो, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम लोगों के पास उतना संसाधन भी नहीं है कि हम उसकी जांच पड़ताल करने जाएं। वो जांच जिनका काम है वो करेंगे, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या इशू है, क्या मुद्दा है और क्या सवाल उठाए गए हैं। और यहाँ से सवाल चूँकि पूछे जाते हैं इसीलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। तो ये जो सारे इशू हैं इसमें एक ही चीज़ हुआ है कि आर्टिकल 324 के तहत एक संस्था बनाई गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है भारत में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, उसके अलावा भारत के प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति, इन सभी के लिए चुनाव को आयोजित करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। वहीं पर स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, तो इसका काम है राज्य स्तरीय चुनाव में जैसे पंचायती राज का चुनाव आयोजित करवाना, इसका जिम्मा रखा गया है। बाकी जो चुनाव होते हैं विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, प्रेसिडेंट का हो या वाइस प्रेसिडेंट का हो, ये सारे इलेक्शन जो हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। और दरअसल में है क्या बात कि भारत के संविधान निर्माताओं से जब पूछा गया, डॉक्टर अम्बेडकर जब पूछा गया कि भारत के संविधान में कौन से ऐसी मुख्य इकाइयाँ हैं, कौन से ऐसी संस्थाएँ हैं जो हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए, तो पहला उन्होंने बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट, तीसरी है यूपीएससी जो मेरिट का प्रहरी जिसको माना जाता है, और एक है कैग, आपका कैग जो है इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये 4 ऐसी संवैधानिक बॉडी भारत बनाया गया है जो भारत के संविधान के लिए और भारत के देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है। जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्य काम जो है वो लोकतंत्र को जीवित रखना, अर्थात भारत में अगर चुनाव जो है अगर वो सही प्रकार से नहीं होंगे तो भारत में जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
अगर चुनाव होने के बाद लोगों को यह यकीन ही नहीं होगा कि चुनाव सही है या गलत है, तो फिर क्या होगा? देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसके समक्ष कहीं न कहीं चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। इसी के कारण से किसी भी देश का इलेक्शन कमीशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो निष्पक्ष हो, उस पर कोई आरोप न लगे, उसके ऊपर में कोई पक्षपात का आरोप न लगे, कोई भेदभाव का आरोप न लगे और 100% जनता का, लोगों का, पक्ष का, विपक्ष का, सबका विश्वास हो एक बॉडी में। वो बॉडी कौन सी है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है। इस पर अगर आरोप लगे हैं तो निश्चित तौर पर एक बार रुक करके सोचना चाहिए। हो सकता है कि सब लोग गलत बोल रहे हो, बिल्कुल सही काम कर रही हो, और ऐसा होता भी है कई बार। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कर्नाटक का चुनाव जीत जाती हैं, उस दौरान आरोप नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे ही बिहार इलेक्शन हारते हैं वैसे ही आरोप लग जाते हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत सा चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा हमें। एनडीए की जीत नीतीश कुमार की अगुवाई में पता ही है कि 202 सीटें जीती हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और सभी पार्टियों ने जीता है, और महागठबंधन जो था उसको कम सीटें मिली हैं 2020 की तुलना में। वोटर टर्नआउट जो है काफ़ी अच्छा रहा है, ये सब चीज़ तो सही ही है, ये सब चीज़ें सही ही है। मुख्य विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? पहला था एसआईआर को लेकर के विवाद। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चुनाव आयोग के ऊपर में पक्षपात का आरोप लगा है, इसके संदर्भ में बताएं। पिछली बार आपको पता है बीपीएससी में क्या सवाल पूछा गया? आम आदमी पार्टी की और उसके साथ गठबंधन के हार हो गई, और विपक्षी पार्टियों का अब क्या रणनीति होना चाहिए, ये सवाल बीपीएससी मेंस में पूछा गया है। आप देखिएगा पेपर उल्टा करके 70 बीपीएससी मेंस जिससे पूछा है कि आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियों का दिल्ली के चुनाव में हार हो गया है, तो अब इसके बारे में सवाल पूछा गया था लिखने के लिए। तो क्यों नहीं पूछेगा आपसे ये? और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता के बारे में सवाल तो 67th में पूछ ही चुका है। तो पहला जो आरोप लगा वो एसआईआर से शुरू होता है, जिसमें एसआईआर के तहत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो मतपत्र होता है, मतपत्र नहीं, वोटर लिस्ट जो होता है, इसका पुनरावलोकन किया गया, परीक्षण किया गया, और इसमें से कई सारे नामों को रिव्यू करके हटाया गया और कुछ नामों को जोड़ा गया। तो ओवरऑल जो है माना जाता है कि 64 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, पता नहीं कितने लाख हैं लोगों के नाम हटाए गए और कुछ के नाम जोड़े भी गए। तो विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि उन जगहों से नाम ज़्यादा हटाए जा रहे हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों का अधिक वोट मिलता था, वो उन जगहों से नाम ज़्यादा हटाए जा रहे हैं। तो पहला आरोप तो यही था। पहला आपको ये पता चलना चाहिए भाई क्या आरोप है। और राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया था कि वोट चोरी हुई है। महादेवपुरा का उन्होंने उदाहरण दिया, उसके साथ ही उन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उनको सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी प्रदान नहीं कर रही। मैं आपको आरोप समझा रहा हूँ, कृपया करके ये मत समझिएगा मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब है। मैं पढ़ा रहा हूँ वही काफ़ी है, वही, उसके अलावा कुछ नहीं मेरा मतलब होता है। विपक्ष के आरोप हैं ये। ईसीआई का बचाव, उन्होंने बोला कि हमने केवल फर्जी नाम हटाए, हमें बाकी और किसी नाम को, अच्छे नामों को, सही नामों को हमने नहीं हटाया है। और इसके बाद से दूसरा जो आरोप लगा, ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाए गए कि ईवीएम जो है ये सही से काम नहीं कर रहा था, ईवीएम जो है ये सही नहीं है, ईवीएम को हैक किया गया, ये भी आपने सुना होगा। तीसरा जो लगाया गया, फ्रीबीज और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन। दरअसल में महिला रोजगार कार्यक्रम जो है बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की योजनाएं शुरू करना ये गलत है। उनको थोड़ा सा पता नहीं होगा, ये योजना काफ़ी पहले की है, पिछले साल के ही बजट के दौरान की ये योजना है। मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में ये योजना पढ़ाया भी था, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उस दौरान मैंने ये बताया भी था कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को रोज़गार शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए। तो उसी 2 लाख में से 10,000 रुपये जो है वह प्रदान किया गया है अभी। अब सरकारें हैं चालाक, प्रदान किया गया बिल्कुल गलत समय पर, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले यह प्रदान किया गया। निश्चित तौर पर इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ न कुछ यहाँ पर निर्णय लेना चाहिए था, रोकना चाहिए था कि आप इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही देंगे, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका है और आचार संहिता लागू होने के पश्चात से पैसे देना 10,000 रुपये यह सही नहीं होता है, लेकिन दिया गया। तो इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना गया, जिसमें पहली बार मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं को दिया था, फिर धीरे धीरे करके 1.25
करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं। तो यह जो है 1 करोड़ महिलाओं को आपने दिए हैं, तो 1 करोड़ महिलाएं अपने अगल बगल में भी बोलती हैं कि हमें 10 हज़ार मिला है, क्या पता अगली बार आपको भी मिल जाए। तो 1 करोड़ महिलाओं से 4 करोड़ महिलाओं में यह बात फैल जाती है। तो ये जो है यह आरोप कहीं न कहीं सत्य प्रतीत होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया है, जिसको विपक्षी पार्टियों ने कहा कि फ्रीबीज है और कई सारे नेताओं ने कहा कि यह वोट खरीदने जैसा ही है। इसके साथ साथ पक्ष विपक्ष कोई भी हो, अगर चुनाव के पहले या चुनाव के बाद डायरेक्ट उनको पैसे देने की बात करती है कि हमें जिता दीजिए, हम आपको 2500 देंगे, हमें जिता दीजिए, हम आपको 5000 देंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। क्योंकि ये क्या है भाई, सीधा सीधा पैसे बांटना कभी भी सही नहीं होता है। अगला जो है ये मुख्य आरोप लगे हैं। इसके अलावा एक और आरोप लगा था जो आपको पता होना चाहिए, जो अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं भारत में, उनकी नियुक्ति की एक प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। एक छोटा सा कमेटी होगा जिसमें प्रधानमंत्री जी होंगे, CJI होंगे PM के अलावा, और उसके अलावा जो लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे वो होंगे। इन तीनों के द्वारा चयन होना चाहिए किसका, तो इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चयन होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसको बदल दिया और सरकार ने एक एक्ट पारित किया, जिस एक्ट में कहा गया कि 3 लोग होंगे। वो कौन कौन लोग होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा LOP होंगे और उसके साथ में भारत का कोई एक कैबिनेट मेंबर होगा। इस प्रकार से इसमें कैबिनेट मेंबर होने से ही सरकार को बहुमत हासिल हो जाता है और सरकार जिसको चाहे उसको नियुक्त कर सकता है इलेक्शन कमिश्नर के पद पर। तो ये भी एक आरोप लगा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो थी उसमें परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण से सरकार अपने मन मुताबिक किसी को भी नियुक्त कर सकती है। तो इससे पहले भी जो प्रक्रिया थी नियुक्त करने की, वो भी कोई खास ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया नहीं थी। तो ये जो लगा है, ये आपको मैंने क्या बताया, ये आरोप लगे हैं। आरोप लगाए किस पर, तो एक संवैधानिक आयोग पर, जिसके ऊपर में ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए थे। यह मैंने आपको चुनौती समझा दिया कि भाई चुनौती क्या है। अब जरा हम लोग किसकी बात करेंगे, तब हम लोग बात करेंगे समाधानों। लेकिन समाधान से पहले आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की भाई संरचना क्या है, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है। मूल रूप से आयोग में केवल एक ही चुनाव आयुक्त थे, जैसे सुकुमार सेन हमारे आज़ादी के बाद जो पहले आयुक्त बने थे। लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया कि भाई एक आदमी के हाथों में सारी पावर मत दो, इसमें कम से कम 2 और लोग होने चाहिए, 3 सदस्य होना चाहिए। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, वे भी इसमें शामिल होते हैं। और इन तीनों की शक्तियाँ बिल्कुल ही समान होती है, कोई भी शक्ति किसी भी कम या ज़्यादा नहीं होती है। वर्तमान में EC और 2 चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023 के अनुसार से नियुक्त करते हैं उनको। जो 2023 का अधिनियम बना वो मैंने आपको पूरा समझाया भी। उनका 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है, 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे ज्ञानेश जी अभी बने हुए हैं, उसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का वेतन, सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। इस पंक्ति को याद रखिएगा, यह प्रीलिम एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। निष्कासन किस प्रकार से होता है, वे कभी भी त्यागपत्र दे देते हैं, उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, अर्थात महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति जी के लिए उपयोग होता है। हमेशा ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उपयोग किया कीजिए, इसके द्वारा उनको हटाया जा सकता है। सीमाएं क्या हैं? संविधान चुनाव के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। ये नहीं बताया गया संविधान में कि किस प्रकार से इनको नियुक्त करना चाहिए और कैसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए। हो सकता है आप प्रोफेसर हों, लेकिन भारत सरकार को अगर आप पसंद आ गए तो आपको इलेक्शन कमिश्नर बना सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के जो अधिकारी होते हैं, IAS जो होते हैं, सीनियर IAS जो होते हैं, उन्हीं को नियुक्त किया जाता है।
संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान से सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी नियुक्ति से भी वंचित नहीं किया गया है। इसको भी माना जाता है कंसर्न। जो चुनाव आयुक्त होते हैं कई बार उनको चुनाव आयुक्त के पद से हटने के पश्चात उनको राज्यपाल या फिर राजदूत या फिर कई सारे जगहों पर भारत सरकार उनको नियुक्त कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं एक लोभ भी है कि अगर आपने उनको वंचित नहीं किया तो कल को फिर क्या होगा भाई, उनको कहीं पर लगाया जा सकता है, जिससे क्या होगा, उनके मन में एक लोभ उत्पन्न होगा कि मैं आज सरकार के लिए काम कर देता हूँ तो कल मुझे वो क्या पता राज्यपाल बना दे कहीं का। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लूप होल मौजूद है। तो चुनौतियाँ सारी आपको मैंने समझाया है। संस्थागत चुनौती भी, संविधान के द्वारा क्या चुनौती उत्पन्न होता है वो भी बताया है। जैसे ये जो आखिरी पॉइंट है, ये संविधान में ही एक चुनौती मौजूद है जिसको हमें एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना चाहिए समाधान में ये करना चाहिए कि नियुक्ति प्रक्रिया को सबसे पहले ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। कैबिनेट मंत्री की जगह पर चीफ जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं CJI, उनको लगाया जा सकता है। और नियुक्ति प्रक्रिया जो है, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है कि कहीं पर भी उनको लगाया जा सकता है, इसको भी रोकना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद से हटने के बाद आपको कहीं पर भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा लोगों का विश्वास जाहिर करने के लिए, लोगों का विश्वास जो है वो प्राप्त करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या चुनाव आयुक्त को, ECI को लोगों से जनसंवाद करना चाहिए, प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, CCTV फुटेज को वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। जितने भी CCTV फुटेज होते हैं, वोटर लिस्ट का जगह समय समय पर, बार बार चुनाव से ठीक पहले नहीं बल्कि हर दूसरे तीसरे साल में उसको रिव्यू करके नए लोगों को जोड़ना, पुराने लोगों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। और जो विपक्ष की पार्टियों का आरोप है उसको भी देखना चाहिए और इसका समाधान लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी परियोजना। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के दौरान आंध्र प्रदेश में देश के पहले ड्रोन सिटी और एक नए स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है। दुर्भाग्यपूर्वक इस प्रकार के सिटी जो हैं ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन्हीं सब जगहों पर बनाए जाते हैं, बिहार में नहीं बनाया जाता। बिहार भले ही आपको कितनी सारी सीटें दे दे जीत करके, बिहार भले ही आपको सरकार बना कर दे बार बार, लेकिन बिहार में इस प्रकार की जो अद्भुत सी चीज़ें, अच्छी सी चीज़ें हैं वो नहीं लगती हैं। बिहार में तो छोटी मोटी परियोजना ही लगती है। इन परियोजनाओं को उद्देश्य महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करना है, उच्च कुशल नौकरी पैदा करना है, आंध्र प्रदेश को एरोस्पेस, ड्रोन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अब यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना चाहिए क्यों मैंने बिहार का नाम लिया। ऐसे ही तो नहीं लिया होगा, मुझे कोई दुश्मनी है क्या केंद्र सरकार से? बिल्कुल भी नहीं। आंध्र प्रदेश वो राज्य है ना जिसके पास कहीं न कहीं मौजूद है बहुत सारे खनिज संसाधन, जबकि बिहार के पास में नहीं है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उद्योग है ना, ये खनिज संसाधन का इसमें कुछ खास योगदान नहीं होता है, कोई बड़ा योगदान नहीं होता है। इसको फुटलूज उद्योग में भी रख सकते हैं हम लोग, ऐसे उद्योग जिसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के उद्योग देश में कहीं पर भी स्थापित हो सकते हैं। बिहार में भी इनको लगाया जा सकता है लेकिन नहीं लगाया जा रहा है। ड्रोन का जो उद्योग है इसके भी पार्ट जगह जगह पर बनते हैं, उन सबको ला करके असेंबल करना होता है। इस प्रकार के भी उद्योग बिहार में नहीं लगाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने बिहार की चर्चा की। एरोस्पेस का भी जो उद्योग है इसके लिए भी भारत में कोई कच्चे माल से डायरेक्ट एरोप्लेन नहीं बनाया जाता है। ये भी ऐसे उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल पर डिपेंडेंसी कोई ज़्यादा नहीं होती है, लोहे वगैरह के यूज़ तो होंगे ही लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो बिहार में ये भी लगाया जा सकता था, इसको भी बिहार में नहीं लगाया गया, इसीलिए मैंने चर्चा की। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ताकि आपको समझ में आए। आपसे जब सवाल पूछा जाए बिहार में किस प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं तो वहाँ पर आप इन उद्योग की चर्चा कर सकते। इसके अलावा सॉफ्टवेयर का उद्योग है, इन सब उद्योगों की आप चर्चा कर सकते। इसके अलावा मेडिकल टूरिज़्म आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है कि भाई अच्छे हॉस्पिटल अगर बिहार में लगाए जाएँ तो बाहर से लोग इलाज करवाने आएंगे। यहाँ तो DMCH का ICU वार्ड का वीडियो मैंने देखा तो मुझे लगा कि क्या ही है ये। ड्रोन सिटी कुरनूल के निकट ओवरकल औद्योगिक नोड में 300 एकड़ में ड्रोन सिटी का निर्माण किया जाएगा, जो पूरी तरह से ड्रोन निर्माण, परीक्षण और नवाचार के लिए समर्पित होगा। इसका निर्माण किया जाएगा। ड्रोन सिटी से उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने, किसान ड्रोन स्वामित्व योजना इत्यादि में मदद मिलेगा। हर क्षेत्र में हमें ड्रोन का उपयोग तो दिखेगा ही, तो उन सभी में मदद मिलेगा।
अंतरिक्ष शहर की हम लोग बात करें तो भारत के प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा के निकट इसकी योजना बनाई गई है, जिसमें अंतरिक्ष संबंधी उद्योगों में राज्य सरकार की भूमिका मजबूत होगी। तो अंतरिक्ष के लिए भी श्रीहरिकोटा के समीप में बनाया जाएगा, जहां पर इसके परीक्षण, इसके बढ़ावा, इसका मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि में निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हों। तो ये था आपका ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी के बारे में, अंतरिक्ष सिटी के बारे में जो बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। बाकी तो ये राज्य का कुछ अपना लक्ष्य है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। CII जो बॉडी है 1895 में स्थापित किया गया था इसको, काफ़ी पहले। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गैर सरकारी, गैर लाभकारी उद्योग प्रधान संस्था है जो नीतिगत वकालत और सहयोग के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास में सहयोग करती है। और भारत में DPIIT जो मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, इसके साथ मिलकर के काम करती है। तो CII के बारे में बेसिक जानकारी बस याद रखिएगा, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको ड्रोन सिटी, स्पेस सिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लग रहे RO, इलेक्शन कमीशन का संरचना पूरा बताया है। समाधान में भी 4 पॉइंट आपको बताए हैं, बाकी और आप लिखने का प्रयास करेंगे। कल जो है मंगलवार को वह वीडियो न्यूज़ का नहीं आ पाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको बुधवार को ही मिलेगा। कल मैं मंगलवार को IR का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो एक अपलोड करूँगा, जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वो चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए था। बहुत ही अच्छा मैंने रिकॉर्ड किया है, उसको आपको मिल जाएगा और वो तो सुबह सुबह मैं अपलोड कर ही दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।